नमस्कार बच्चों, आप सभी को कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ओल्हान एकेडमी पर। तो देखिए बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम सीटेट, यूपीटेट, ऑल टेट की तैयारी कराते हैं, जहाँ पर भी ये साइकोलॉजी आती है। तो बच्चों देखिए, आज हम आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मेरा चैनल एकदम से नया है और मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत अधिक ज़रूरत है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे मोटिवेशन दें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका, रोल ऑफ ग्रामर इन लैंग्वेज लर्निंग। विषय भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका। भाषा और व्याकरण का संबंध। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और विचारों के आदान प्रदान के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। भाषा को शुद्ध, व्यवस्थित और अर्थपूर्ण बनाने का काम व्याकरण करता है। विद्वानों के अनुसार परिभाषा है। डॉक्टर स्वीट के अनुसार व्याकरण भाषा का व्यावहारिक विश्लेषण अथवा उसका शरीर विज्ञान है। व्याकरण भाषा का व्यावहारिक विश्लेषण तथा उसका शरीर विज्ञान है। डॉक्टर जेकर के अनुसार प्रचलित भाषा संबंधी नियमों का व्याख्यान ही व्याकरण है। प्रचलित भाषा संबंधी नियमों का व्याख्यान ही क्या है? व्याकरण है। आगे चलते हैं हम। भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका। व्याकरण के बिना कोई भी भाषा पूरी तरह सीखी या समझी नहीं जा सकती। ये एकदम से बात बिल्कुल फैक्ट है। इसकी मुख्य भूमिकाएं निम्नलिखित हैं। शुद्धता और स्पष्टता। व्याकरण बच्चों को स्वरूप भाषा के शुद्ध रूप बोलने, लिखने और पढ़ने का ज्ञान कराता है। यह संवेदनात्मकता और अर्थपूर्णता को बढ़ाता है। शब्द भंडार का विकास। भाषा के स्वरूप को शुद्ध रखकर यह छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करने का आधार बनता है। कौशलों का विकास। भाषा के चारों मूल कौशलों सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना के विकास में व्याकरण सहायक है। शुद्ध उच्चारण। यह विद्यार्थियों को ध्वनियों के शुद्ध उच्चारण की शिक्षा देता है। लेखन क्षमता। इसके ज्ञान से छात्र विराम चिन्हों का सही प्रयोग करना, सुंदर सूक्तियाँ, मुहावरे और लोकोक्तियों का उचित उपयोग करना सीखते हैं। व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य। शिक्षकों को व्याकरण पढ़ाते समय निम्नलिखित उद्देश्यों को ध्यान में रखना चाहिए। छात्रों को शुद्ध बोलने, लिखने तथा पढ़ने की योग्यता देना। भाषाई नियमों का ज्ञान कराना ताकि वे भाषा का व्यावहारिक प्रयोग कर सकें। विद्यार्थियों में भाषा के गुण दोषों को परखने की समझ विकसित करना। छात्रों के तार्किक, रचनात्मक और आलोचनात्मक चिंतन का विकास करना। छात्रों के तार्किक, रचनात्मक और आलोचनात्मक चिंतन का विकास करना कौन करता है इसका विकास? व्याकरण। शुद्ध सूक्तियों, मुहावरों और लोकोक्तियों के प्रयोग द्वारा अभिव्यक्ति को प्रभावशाली बनाना। किसके द्वारा बना सकते हैं? व्याकरण के द्वारा। व्याकरण के द्वारा ही हम शुद्ध सूक्ति, मुहावरों, लोकोक्ति जो ये सब हैं उनको हम शुद्ध बोल सकते हैं। वरना हम भी जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते थे, जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे, हम भी वरना उन्हीं की तरह हैं, एकदम से गंवार टाइप हो जाएंगे। आजकल गाँवों में भी देखा है कितनी सभ्यता से लोग रहते हैं। वो किस कारण है? वो एजुकेशन के कारण ही है। व्याकरण की शिक्षण विधियाँ। इसका महत्वपूर्ण भाग देखिए। व्याकरण सिखाने के लिए मुख्य रूप से 2 प्रकार की विधियाँ उपयोग की जाती हैं, औपचारिक और अनौपचारिक, फॉर्मल और इनफॉर्मल। देखिए क्या है इसकी निगमन विधि। इसका सिद्धांत, इसमें पहले नियम बताए जाते हैं, फिर उदाहरण देकर उन्हें स्पष्ट किया जाता है। ठीक है। निगमन विधि क्या है? निगमन, नी यानी कि नियम, गमन यानी कि आना। ठीक है। निगमन, नियम बताए जाते हैं, निगमन यानी कि नियम आना, फिर उदाहरण देकर उन्हें स्पष्ट किया जाता है। ठीक है। विशेषता, यह एक शिक्षक केंद्रित और पारंपरिक विधि है। इसमें छात्र नियमों को रटते हैं। इसमें छात्र नियमों को रटते हैं। दोष देखिए, यह विधि अरुचिकर और रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है। निगमन विधि क्या है? अरुचिकर है और रटने को बढ़ावा देती है। आगमन विधि देखिए, सर्वश्रेष्ठ विधि। सिद्धांत देखिए, इसमें पहले बच्चों के सामने कई उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, फिर छात्र स्वयं विश्लेषण करके नियम निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। उदाहरण देखिए इसका। आगमन विधि के 4 पद। पहले इसमें क्या आता है? इसमें पहले उदाहरण आता है, ठीक है, बाद में नियम। अब देखिए आगमन विधि के 4 पद। उदाहरण, प्रस्तुतिकरण।
छात्रों के सामने विशिष्ट उदाहरण रखना, निरीक्षण, उदाहरणों का ध्यानपूर्वक विश्लेषण करना, नियमितीकरण, सामान्यीकरण, समान तत्वों के आधार पर नियम बनाना, परीक्षण, सत्यापन, नए उदाहरणों पर नियम को लागू करके उसकी जांच करना। भाषा संसर्ग विधि, इसमें व्याकरण को अलग से नहीं पढ़ाया जाता बल्कि श्रेष्ठ लेखकों की कृतियाँ या पुस्तकें पढ़ाते समय सहज रूप से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। यह प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी है। पाठ्य पुस्तक विधि, इसमें व्याकरण की एक निश्चित पाठ्य पुस्तक होती है जिसके नियमों के आधार पर छात्र सीखते हैं। समवाय विधि देखिए, इसमें गद्य पद या रचना पढ़ाते समय ही प्रसंगवश आए व्याकरणिक तत्वों जैसे कि संधि, समास, संज्ञा को स्पष्ट कर दिया जाता है। खेल विधि, खेल खेल में शब्दों के भेद, लिंग, वचन आदि का ज्ञान कराना, यह प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के लिए अत्यंत प्रभावशाली है। संप्रेषण कौशल के विकास में व्याकरण का महत्व से बालक में शुद्ध बोलने का आत्मविश्वास आता है। प्रभावी अभिव्यक्ति, छात्र अपनी बात को कम शब्दों में स्पष्ट और प्रभावशाली ढंग से कह पाता है। अर्थ का अनर्थ होने से बचाना, सही व्याकरणिक रूप जैसे काल, लिंग, वचन का प्रयोग न करने से अर्थ बदल सकता है, व्याकरण इससे बचाता है। श्रवण कौशल में सहायक, दूसरों की शुद्ध भाषा को सुनकर सही अर्थ ग्रहण करने में मदद करता है। भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका, यानी अब इस पर हम आपके लिए 25 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आए हैं, यानी कि MCQ लेकर आए हैं आपके लिए, इन्हें ध्यान से पढ़िएगा। व्याकरण शिक्षण की मुख्य विद्या या विधि कौन सी है जिसमें पहले उदाहरण दिए जाते हैं और बाद में नियम? नियम पहले आता है तो निगमन विधि, और उदाहरण पहले आता है तो आगमन विधि। निगमन विधि, आगमन विधि, पाठ्यपुस्तक विधि, प्रत्यक्ष विधि, इसमें आएगा आपका बी आगमन विधि। व्याख्या देखिए इसका, आगमन विधि में शिक्षक पहले छात्रों के सामने कई सारे उदाहरण प्रस्तुत करता है और छात्र उन उदाहरणों का विश्लेषण करके स्वयं नियम या सिद्धांत तक पहुंचते हैं। यह बाल केंद्रित और मनोवैज्ञानिक विधि है। दूसरा देखिए, निगमन विधि में शिक्षण का सूत्र क्या होता है? उदाहरण से नियम की ओर, नियम से उदाहरण की ओर, सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। बी ऑप्शन इसका सही है, नियम से उदाहरण की ओर। व्याख्या देखिए, निगमन विधि में बच्चों को सबसे पहले व्याकरण के नियम या परिभाषाएं रटा दी जाती हैं, रटाना गलत बात है, और उसके बाद उन नियमों को सिद्ध करने के लिए उदाहरण दिए जाते हैं। पहले चीज़ को पहले नियम बता देते हैं, फिर उसके बाद उदाहरण देते हैं। ये रटने वाली चीज़ हो जाती है और रटने वाली चीज़ गलत होती है, इसीलिए ये विधि इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। प्रसिद्ध भाषाविद डॉक्टर स्वीट के अनुसार व्याकरण की परिभाषा क्या है? व्याकरण भाषा का व्यावहारिक विश्लेषण है। व्याकरण भाषा का नियम पुस्तक है। हाँ, व्याकरण केवल शुद्ध लिखना सिखाता है। व्याकरण भाषा का विज्ञान है, इसका ए ऑप्शन सही है। व्याकरण भाषा का व्यावहारिक विश्लेषण है। व्याकरण भाषा का व्यावहारिक विश्लेषण है। देखिए, डॉक्टर स्वीट के ने माना है कि व्याकरण भाषा का व्यावहारिक विश्लेषण है जो भाषा के स्वरूप को स्पष्ट करता है। भाषा के शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन और शुद्ध समझने की किसकी भूमिका अनिवार्य होती है? केवल साहित्य की, केवल शब्दकोश की, व्याकरण की, केवल वाचन की। मैंने आपको क्या समझाया था कि जहाँ पर केवल होता है वो आंसर गलत होता है, तो इसके तीनों आंसर गलत है और जो बचा व्याकरण की ये सही है। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। इसके बिना भाषा में अनुशासन और स्पष्टता नहीं आ सकती। निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण शिक्षण की एक प्राचीन या पारंपरिक विधि है जिसमें नियमों को कंठस्थ कराया जाता है? आगमन विधि, सूत्र विधि, पाठ्यपुस्तक विधि, खेल विधि, परियोजना विधि। इसका बी आंसर आएगा सूत्र विधि। पाठ्यपुस्तक विधि, इसका व्याख्या देखिए इसकी, सूत्र विधि निगमन विधि का ही एक रूप है जिसमें व्याकरण के नियमों को छोटे छोटे सूत्रों के रूप में बच्चों को सीधे याद करवा दिया
जाता है। व्याकरण भाषा का नियामक है। व्याकरण भाषा का नियामक है। इस कथन का क्या अर्थ है? व्याकरण भाषा का निर्माण करता है। व्याकरण भाषा को नियमबद्ध और अनुशासित करता है। व्याकरण भाषा को कठिन बनाता है। व्याकरण भाषा को केवल सुंदर बनाता है। तो इसका बी आंसर, जहाँ पर केवल होता है वो तो गलत है ही, ठीक है। और यहाँ पर इसका बी आंसर आएगा, व्याकरण भाषा को नियमबद्ध और अनुशासित करता है। नियामक, इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, नियामक का अर्थ होता है कंट्रोल या गाइड करने वाला। व्याकरण भाषा को मनमाना होने से रोकता है। व्याकरण जो है भाषा को मनमाना होने से रोकता है और उसे एक मानक व व्यवस्थित रूप देता है। भाषा अधिगम और भाषा अर्जन में मुख्य अंतर का आधार क्या है? भाषा की जटिलता, व्याकरणिक नियम और समृद्ध भाषाई परिवेश। पाठ्य पुस्तकें, लेखन का अभ्यास। व्याकरणिक नियम और समृद्ध भाषाई परिवेश। व्याख्या देखिए, भाषा अर्जन स्वाभाविक रूप से परिवेश से होता है, जबकि भाषा अधिगम के लिए व्यवस्थित रूप से व्याकरण के नियमों, किताबों और सचेत प्रयास की आवश्यकता होती है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को व्याकरण सिखाने की सबसे सर्वोत्तम विधि कौन सी मानी जाती है? भाषा संसर्ग विधि, सूत्र विधि, निगमन विधि, व्याख्यान विधि। इसका ए ऑप्शन सही है, भाषा संसर्ग विधि। व्याख्या इसकी, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को अलग से नियमों की किताबें रटाने के बजाय अच्छे लेखकों की पुस्तकें पढ़ाकर या बातचीत के माध्यम से सहज रूप से व्याकरण सिखाना सबसे बेहतर माना जाता है। संप्रेषण कौशल के विकास में व्याकरण का क्या महत्व है? यह केवल कठिन शब्दों का ज्ञान कराता है। यह बालक में आत्मविश्वास और शुद्ध अभिव्यक्ति की क्षमता लाता है। यह संवाद को धीमा कर देता है। इसका संप्रेषण में कोई महत्व नहीं है। देखिए बी ऑप्शन इसका सही है, यह बालक में आत्मविश्वास और शुद्ध अभिव्यक्ति की क्षमता लाता है। जहाँ पर केवल होता है वहाँ पर हमेशा गलत होता है। व्याख्या देखिए, जब किसी व्यक्ति को व्याकरण का सही ज्ञान होता है तो वह बिना किसी झिझक के शुद्ध और प्रभावशाली तरीके से अपनी बात दूसरों के सामने रख पाता है। लेखन कौशल के विकास में व्याकरण किस प्रकार सहायता करता है? विराम चिन्हों के सही प्रयोग और शुद्ध वर्तनी द्वारा, सुंदर लिखावट द्वारा, बहुत तेजी से लिखने में, केवल लंबे निबंध लिखने में। इसका सही ऑप्शन ए है, विराम चिन्हों के सही प्रयोग और शुद्ध वर्तनी द्वारा। इसकी व्याख्या देखिए, व्याकरण के ज्ञान से छात्र को पता चलता है कि वाक्य में कहाँ रुकना है, कर्ता क्रिया का संबंध क्या है और शब्दों को शुद्ध कैसे लिखना है, जिससे लेखन अर्थपूर्ण बनता है। आगमन निगमन विधि, 11 क्वेश्चन देखिए। आगमन निगमन विधि को व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि क्यों माना जाता है? क्योंकि यह केवल नियमों पर ध्यान देती है, क्योंकि इसमें पहले उदाहरणों से नियम बनाए जाते हैं और फिर नियमों का अभ्यास किया जाता है, क्योंकि यह बहुत छोटी विधि है, क्योंकि इसमें रटना आसान होता है। देखिए इसका बी पार्ट सही है, क्योंकि इसमें पहले उदाहरणों से नियम बनाए जाते हैं और फिर नियमों का अभ्यास किया जाता है। व्याख्या देखिए, यह विधि वैज्ञानिक है। इसमें छात्र पहले आगमन द्वारा खुद नियम खोजता है, फिर निगमन द्वारा उन नियमों का विभिन्न उदाहरणों पर प्रयोग करके अभ्यास करते हैं। 12 डॉक्टर जैगर के अनुसार व्याकरण शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? भाषा का व्याकरणिक प्रयोग सिखाना, छात्रों को भाषाविद बनाना, साहित्यिक भाषा को कठिन बनाना, केवल परीक्षाओं में अंक दिलाना। इसका ए ऑप्शन सही है, भाषा का व्यावहारिक प्रयोग सिखाना। व्याख्या आपके अध्याय के अनुसार देखिए, आधुनिक शिक्षा शास्त्री मानते हैं कि व्याकरण का उद्देश्य केवल शुष्क नियमों को रटना नहीं, बल्कि भाषा का व्यावहारिक और शुद्ध प्रयोग सिखाना है। क्वेश्चन 13 देखिए, व्याकरण शिक्षण की सहसंबंध या समवाय विधि क्या है? व्याकरण को एक अलग भाषा के रूप में पढ़ाना, गद्य पद्य या रचना पढ़ाते समय ही प्रसंगवश व्याकरण के नियम सिखा देना, केवल गृह कार्य के माध्यम से व्याकरण सिखाना, चार्ट और मॉडलों के द्वारा व्याकरण पढ़ाना। इसका बी ऑप्शन सही है, गद्य पद्य या रचना पढ़ाते समय ही प्रसंगवश
कठिनाई के नियम सिखा देना। अब देखिए इसकी व्याख्या देखिए, इस विधि में व्याकरण की कोई अलग घंटी या किताब नहीं होती, बल्कि जब शिक्षक हिंदी की कहानी या कविता पढ़ा रहा होता है तब आए हुए कठिन शब्दों, संधि या समास को वहीं समझा देता है। क्वेश्चन 14, किसी भाषा के मानकीकरण के लिए सबसे आवश्यक तत्व क्या है? उस भाषा की लिपि, उस भाषा का व्याकरण, भाषा का इतिहास, भाषा की कविताएं। इसका बी ऑप्शन सही है, उस भाषा का व्याकरण। व्याकरण ही वह तत्व है जो किसी भाषा के विविध रूपों को समेटकर उसे एक सर्वमान्य या मानक रूप देता है जिसे हर कोई समझ सके। क्वेश्चन 15, यदि कोई छात्र स्कूल को ई-स्कूल बोलता है या लिखता है तो उसे किस प्रकार के ज्ञान की कमी है? शब्दकोश, व्याकरणिक एवं ध्वन्यात्मक शुद्धता की, बुद्धि की, रुचि की। इसका बी ऑप्शन सही है, व्याकरणिक एवं ध्वन्यात्मक शुद्धता की। व्याख्या देखिए, यह एक सामान्य उच्चारण दोष है। व्याकरण के सही ज्ञान और उच्चारण अभ्यास की कमी के कारण छात्र आधे स वाले शब्दों के आगे ई की ध्वनि जोड़ देते हैं। श्रवण कौशल में व्याकरण की क्या भूमिका है? बच्चों को चुपचाप बैठाना, दूसरों द्वारा बोली गई भाषा के अर्थ और उसके सूक्ष्म अंतर को सही से समझना, केवल गाने सुनना, भाषा की गति का मापना। इसका बी ऑप्शन सही है, दूसरों द्वारा बोली गई भाषा के अर्थ और उसके सूक्ष्म अंतर को सही समझना। व्याख्या देखिए, जब हमें व्याकरण का ज्ञान होता है तो हम सामने वाले के काल और उसके वाक्यों के सही संदर्भ को सुनकर सही अर्थ ग्रहण कर पाते हैं। हाँ, अगर हमारे सामने कोई है और वो हमसे सेंटेंस सही बोल रहा है सीक्वेंस में, तो हम उसको समझ लेंगे और उसका अर्थ इजीली निकाल लेंगे कि हाँ भाई इसका अर्थ ये है। लेकिन अगर वो सामने वाला उल्टा सीधा बोलेगा तो ना तो हमें ही समझ में आएगा कि क्या बोल रहा हो, ना ही हम उसका अर्थ निकाल पाएंगे। व्याकरण बहुत अधिक ज़रूरत है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, सभी लैंग्वेज में व्याकरण जरूरी है। क्वेश्चन 17, बच्चों में भाषाई विकार या अशुद्धियों को दूर करने के लिए व्याकरण शिक्षण की कौन सी प्रणाली सबसे उपयुक्त है? व्याकरणिक प्रणाली, रटने या कंठस्थ करने की प्रणाली, खेल में शिक्षण प्रणाली, निदानात्मक प्रणाली। इसका बी ऑप्शन है, रटने या कंठस्थ करने की प्रणाली। व्याख्या देखिए, नियमों को बिना समझे सीधे रटे लेने से बच्चे भाषा का सही प्रयोग नहीं सीख पाते और यह उनके भाषाई विकास में बाधा बनती है। अब आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन 18, व्याकरण के बिना सीखी गई भाषा में मुख्य रूप से क्या दोष रह जाता है? वह बहुत सरल हो जाता है, उसमें स्थिरता, शुद्धता और मानक रूप का अभाव होता है। वह भाषा कभी बोली नहीं जा सकती। उसका कोई साहित्य नहीं होता। इसका बी ऑप्शन सही है, उसमें स्थिरता, शुद्धता और मानक रूप का अभाव होता है। इसकी व्याख्या देखिए, बिना व्याकरण के भाषा अनियंत्रित हो जाएगी। हर व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार वाक्य बनाएगा जिससे भाषा का शुद्ध और एक समान रूप नष्ट हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही। व्याकरण शिक्षण को, क्वेश्चन 19 है, व्याकरण शिक्षण को रुचिकर बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? केवल पाठ्य पुस्तक से ही पढ़ाना चाहिए, दृश्य श्रव्य सामग्री और व्यावहारिक उदाहरणों का प्रयोग करना चाहिए, छात्रों को रोज कठिन सजा देनी चाहिए, व्याकरण पढ़ाना ही बंद कर देना चाहिए। हाँ भैया, इसने तो खत्म ही कर दी, कहानी राड़ी खत्म कर दी कि भैया व्याकरण को पढ़ाना ही बंद कर दो। दृश्य श्रव्य सामग्री और व्यावहारिक उदाहरणों का प्रयोग करना चाहिए। व्याख्या देखिए, व्याकरण अक्सर बच्चों को नीरस लगता है, इसे मजेदार बनाने के लिए चार्ट, खेल और दैनिक जीवन के उदाहरणों का सहारा लेना चाहिए। आगमन विधि के अंतर्गत सामान्यीकरण का क्या अर्थ है? उदाहरणों को भूल जाना, विभिन्न उदाहरणों को देखकर एक सामान्य नियम या निष्कर्ष पर पहुंचना, पाठ को समाप्त करना, परिभाषा को रटना। इसका ऑप्शन बी सही है, विभिन्न उदाहरणों को देखकर एक सामान्य नियम या निष्कर्ष पर पहुंचना। व्याख्या, आगमन विधि के चरणों में सामान्यीकरण वह अवस्था है जहाँ छात्र कई सारे उदाहरणों को एक ही पैटर्न यानी समानता देकर अंततः एक निश्चित नियम बना लेते हैं। क्वेश्चन 21, भाषा शिक्षण में निदानात्मक और उपचारात्मक कार्य के लिए व्याकरण क्यों जरूरी है? भाषा की गलतियों के कारणों को जानने और उन्हें सुधारने के लिए
बी बच्चों को परीक्षा में फेल करने के लिए, सी केवल नई किताबें खरीदने के लिए, डी सिलेबस को जल्दी ख़त्म करने के लिए। ए आंसर सही है, बच्चों की गलतियों के कारण को जानने और उन्हें सुधारने के लिए। व्याख्या देखिए, व्याकरण के नियमों के आधार पर ही शिक्षक यह पहचान पाता है कि बच्चा भाषा प्रयोग में कहाँ गलती कर रहा है और फिर वह उसे सुधारने का उपाय करता है। क्वेश्चन 22, व्याकरण की पाठ्यपुस्तक प्रणाली का सबसे बड़ा दोष क्या है? ए, यह बच्चों को बहुत हंसाती है। बी, यह भाषा के व्यावहारिक प्रयोग के स्थान पर किताबी ज्ञान और रटने पर बल देती है। सी, इसमें कोई उदाहरण नहीं होते, यह केवल शिक्षकों के लिए होते हैं। इसका बी ऑप्शन सही है, यह भाषा के व्यावहारिक प्रयोग के स्थान पर किताबी ज्ञान और रटने पर बल देती है। व्याख्या देखिए, पुस्तक प्रणाली में छात्र किताबों में लिखे नियमों को यांत्रिक तरीके से याद करते हैं, जिससे वे वास्तविक जीवन में उस भाषा का सही प्रयोग करने में चूक जाते हैं। क्वेश्चन 23, कक्षा में व्याकरण पढ़ाते समय शिक्षक को प्रसंग अनुकूल होना चाहिए। इसका क्या अर्थ है? शिक्षक को सिर्फ अपनी पसंद के टॉपिक पढ़ाने चाहिए। बी, जो पाठ या संदर्भ चल रहा हो उसी के अनुसार व्याकरण के नियमों को जोड़कर समझाना चाहिए। सी, शिक्षक को बहुत तेज आवाज़ में बोलना चाहिए। डी, केवल पुरानी कहानी सुनानी चाहिए। इसका बी आंसर होगा, जो पाठ या संदर्भ चल रहा है उसी के अनुसार व्याकरण के नियमों को जोड़कर समझाना चाहिए। व्याख्या देखिए, संदर्भ के अनुसार सिखाया गया व्याकरण बच्चे सबसे जल्दी और आसानी से सीखते हैं, क्योंकि वे उसे सीधे पाठ से जोड़कर देख पाते हैं। क्वेश्चन 24, व्याकरण का मुख्य कार्य भाषा के किस पक्ष को मजबूत करना है? कलात्मक पक्ष, बी संरचनात्मक और विन्यासात्मक पक्ष, केवल आर्थिक पक्ष, केवल मनोरंजन पक्ष। मैंने आपको क्या कहा था कि जहाँ पर केवल आता है उसको काट दो, ठीक है। अब इसका बी ऑप्शन सही है, संरचनात्मक और विन्यासात्मक पक्ष। व्याख्या देखिए, व्याकरण यह सिखाता है कि वर्णों से शब्द और शब्दों से वर्णों का निर्माण किस नियम के तहत होता है, जिससे भाषा की रीढ़ मजबूत होती है। क्वेश्चन 25 देखिए, भाषा संसर्ग विधि की सबसे बड़ी सीमा क्या है? ए, इससे बच्चे भाषा बिल्कुल नहीं सीखते। बी, इसमें व्याकरण का व्यावहारिक ज्ञान तो मिल जाता है लेकिन नियमों का व्यवस्थित व सैद्धांतिक ज्ञान नहीं हो पाता। सी, यह बहुत महंगी विधि है। डी, इसमें केवल गृह कार्य दिया जाता है। तो इसका आंसर बी सही है, इसमें व्याकरण का व्यावहारिक ज्ञान तो मिल जाता है लेकिन नियमों का व्यवस्थित व सैद्धांतिक ज्ञान नहीं हो पाता। व्याख्या देखिए, हालांकि यह विधि प्राथमिक स्तर के लिए अच्छी है, पर चूंकि इसमें नियम अलग से नहीं पढ़ाए जाते, इसलिए छात्र व्याकरण के व्यवस्थित और शास्त्र सम्मत नियमों को गहराई से नहीं जान पाते। तो ये थे हमारे आपके लिए 25 क्वेश्चन, और 25 क्वेश्चन के साथ साथ उनकी हर एक आंसर की एक्सप्लेनेशन। आपको थोड़ा बहुत कुछ तो समझ आया होगा, आप इसका नोट्स प्रोवाइड कराएं। आप खुद हमारे टेलीग्राम पर आएँ, हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है @ओल्हान एकेडमी। वहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, ठीक है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। मुझे आप ही के सब्सक्राइबर की ज़रूरत है। सो थैंक यू। कैसा लगा वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताना।